हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि ITR 1 जो कि सैलराइड पर्सन के लिए होता है वो बहुत ही इजी तरीके से कैसे आप भर सकते हो। भले ही आप चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हो, भले ही आपको इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। आप खुद का ITR खुद से भर सकते हो, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर, और बहुत ही अच्छे से भर सकते हो। आपको किधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको ITR कब भरना है? जब आपका सैलरी इनकम हो, या फिर कोई इंटरेस्ट का इनकम हो, जैसे FDR वगैरह पे कोई इनकम हो, या फिर आपको कोई डिडक्शन लेना हो इनकम के अंदर, जो आपने ATC, ATD, ATE, ATC से लेके U तक का आपने कोई खर्चा किया है, तो आपका खर्चे बेस्ड पे, एक्सपेंस बेस्ड पे कोई आपका डिडक्शन हो, तो वो आप इसमें क्लेम कर सकते हो ITR 1 में। या फिर कुछ एग्जम्प्टेड इनकम है जो कि सैलरी हेड के अंदर आता है, जिसे लीव इनकैशमेंट में कुछ आपको मिलेगा, HRA के अंदर आपको कुछ एग्जम्पशन मिलता है, कन्वेंस के अंदर कुछ मिलता है, तो वो या स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। ये सारे आप ITR 1 के अंदर आप भर सकते हो। ठीक है, अब चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम लोग ITR 1 को फाइल करेंगे। सबसे पहले आपके पास में एक रजिस्टर्ड ID और पासवर्ड होना चाहिए। वो कहां से होगा? आपका पैन कार्ड से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि मेरे पिछले वाले वीडियो में आप देखोगे मेरे चैनल पे जाके, तो आपको वो मिल जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं कि कैसे आपको लॉगिन करके और सीधा ITR 1 भर देना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा ही मैं भर के बताऊंगा, आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने अपना भरा है, तो वो आप अच्छे से देखना। मैं हर एक चीज जो कि मेरा इनकम नहीं होगा फिर भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हो सकता है इस हेड में, इस ITR में जितनी इनकम आती है वो सारी मेरी नहीं है, या जितना डिडक्शन आता है वो मेरा नहीं है, मेरे केस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा ITR बताने वाला हूं। ठीक है, देखो आप ITR भरने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपका एक 26AF होता है। 26AF के अंदर आपको दिखाया जाता है क्या? आपका TDS दिखाया जाता है कि आपको किस किस ने आपका TDS काटा था, और वो काटा था तो आपका डिपॉजिट हो गया क्या। और ये आपको ITR में अलग से नहीं भरना पड़ता है, ये लिंक किया हुआ रहता है, तो ऑटोमेटिक आ जाता है। केवल आप चेक करने के बेसिस पे कि आपको पता रहेगा कि हमारा किस किस ने TDS काटा है, तो वो सब चीज आप इससे चेक कर सकते हो। ये व्यू कर लो, ऐसे आपने व्यू किया। अब देखो मेरे केस में बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेरे को इंटरेस्ट दिया था, उस पे दिखाया कि उसने TDS काटा या नहीं काटा। इसमें बोला दिया तो था इंटरेस्ट, लेकिन लिमिट के अंदर था, इसके लिए TDS नहीं काटा। और कोई भी केस में मेरा TDS नहीं काटा हुआ है, तो 26AF का अपना काम हो जाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक होता है AIF और दूसरा होता है TIF, जो कि मैं आपको बताऊंगा। AIF एनुअल इंफॉर्मेशन, जो जो मेरा इनकम था वो सारा इसमें ऑटोमेटिक मेरे पैन कार्ड के बेस पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाता है, उसको बोला जाता है एनुअल इंफॉर्मेशन। एनुअल इंफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में एक तो TIF टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी होगा, दूसरा एनुअल इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हम लोग ITR भरे उससे पहले ये एश्योर हो जाए कि ये सारा इनकम मेरा था ना, ये सारा इनकम मेरा था ना, या इसके अलावा भी मेरा कोई इनकम होगा, तो इसके बेस पे आप लोग कंप्यूटेशन बनाओगे तो आपका करेक्ट होगा। तो आपका ये देखो पैन कार्ड पे दिखाएगा, आपका कोई सैलरी इनकम होता तो वो दिखाता, इधर कोई भी इनकम होता जो कि आपके पैन कार्ड से लिंक है। जैसे आपने सपोज करो कोई प्रॉपर्टी परचेज किया रहेगा या प्रॉपर्टी सेल किया था, उस पे आपको कैपिटल गेन आता है, तो वो भी इसमें आ जाता था। ठीक है, क्योंकि वो पैन कार्ड के थ्रू आपका लिंक रहता है, तो पैन कार्ड के थ्रू लिंक रहता है, वो सारा इंफॉर्मेशन इधर कलेक्ट हो जाता है। तो इसमें देखो मेरा दिखाया हुआ है कि इंटरेस्ट मेरे को सेविंग बैंक से कितना मिला है, ये इधर दिखाया हुआ है। दूसरा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट मीन्स मेरे ने FD करवाया, मैंने उसका इंटरेस्ट कितना मिला है वो भी सारा दिखाया हुआ है। ये तो हो गया मेरा TIF टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये मेरा AIF हो जाएगा,
इसमें मेरा इनकम दिखाया जाएगा, क्या 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 मेरा टीडीएस वगैरह क्या क्या है। जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी मेरे को 194 ए के अंदर मेरे को इंटरेस्ट मिला 23,238, ठीक है। यहाँ पे एफएफटी जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको जैसे आपका एट टाइम्स मिला आपको इंटरेस्ट, तो वो इसमें पूरा दिखाएगा कि कब कब आपको इंटरेस्ट मिला, सेविंग अकाउंट के ऊपर कब मिला, टर्म डिपॉजिट के ऊपर कब मिला, वो सारा। यदि आपका कोई टीडीएस वगैरह कोई पेमेंट या एडवांस टैक्स वगैरह आपने कुछ भरा है तो वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आ जाएगा। यदि आपका कोई डिमांड या रिफंड होगा तो वो इसके यहाँ पे आ जाएगा, और अदर इंफॉर्मेशन रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गई हमारी एआईएस और टीआईएस की बात। अब हम लोग देखते हैं हमारा डायरेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, ठीक है। यहाँ पे गया मैं इनकम टैक्स रिटर्न में गया, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कौन सा मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है अभी 22-23। जो फाइनेंशियल एंड होता है वहां से आपका क्या हो जाता है, उसका असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर रहता है। तो आपका फाइनेंशियल कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप आईटीआर भर रहे हो, आप फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 के लिए भर रहे हो, तो आपका असेसमेंट ईयर होता है 22 एंड 23। यहाँ पे आपने कौन से मोड पे आप करोगे आईटीआर को फाइल, ऑनलाइन मोड पे करोगे, तो आप कंटिन्यू करो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टार्टिंग न्यू फाइलिंग कर लो। आप क्या हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या अदर हो, तो आपके केस में जो भी है आप दिखा सकते हो। मेरे केस में मैं इंडिविजुअल हूं, मैंने इंडिविजुअल दिखाया। अब यहाँ पे बोला गया है कि आप आईटीआर कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। आपके केस में आईटीआर 1, मैं अभी आपको कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आईटीआर 1, जिसमें आपका सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, या फिर आपका कोई सैलरी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पशन है, या फिर आपको कोई डिडक्शन क्लेम करना है, या फिर आपका आपने हाउस लोन लेके रखा है और उसका 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो, वो आप 24B वाला क्लेम कर रहे हो, उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल करोगे, ठीक है। यहां पे मैं प्रोसीड विथ आईटीआर कर दूंगा। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे कि ये ऑप्शन पूछ रहा है कि क्यों आप आईटीआर भर रहे हो। तो देखो नॉर्मली आपके केस में क्या होगा, एग्जम्पशन लिमिट से आप ज्यादा हो। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है 2,50,000। कोई भी डिडक्शन लेस करने से पहले यदि आपका 2,50,000 होता है तो आप उसको बोलोगे बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है। जैसे 2,60,000 है लेकिन आपका डिडक्शन 1 लाख है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा इनकम 1,60,000 है, नहीं, आपका 2,60,000 मींस बेसिक लिमिट से ज्यादा है। आपका बेसिक लिमिट क्या है आईटीआर के लिए एग्जाम्पशन का 2,50,000 से कम का होगा तो आईटीआर भरना आपके पास में ऑप्शनल है, लेकिन 2,50,000 से यदि आपका ज्यादा है तो आपको कंपलसरी आईटीआर भरना है। ये मैं बात कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन नहीं, नॉर्मल रेसिडेंट्स की। तो यहाँ पे आपको ये भर देना है टैक्सेबल, या फिर आप ऐसे ही भर रहे हो तो आपको अदर, या फिर आपको सपोज करो आपका 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट या आपके केस में होगा नहीं सैलरीड पर्सन के, तो मैं ये नहीं बताता हूँ आपको, सीधा बताता हूँ कंटिन्यू। बेसिक एग्जाम्पशन से आपका ज्यादा लिमिट है। यहाँ पे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन आप एक बार कंफर्म कर लो, ये पैन कार्ड से आपका लिंक रहता है या प्रीवियस ईयर का डेटा रहता है तो उससे रहता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोफाइल, पैन नंबर, आधार नंबर, ठीक है। यदि आपको एडिट करना है तो एडिट के ऑप्शन पे जाके कर सकते हो। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका अदर रहेगा, यदि आपका गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट, या पेंशनर हो तो पेंशनर, ठीक है। अब आप कौन से केस में आईटीआर भर रहे हो, देखो मेरे को ये मेरे वाले पे टिक हो गया है रिवाइज रिटर्न, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा रिटर्न फाइल कर दिया है, तो मेरे पास कोई केवल ऑप्शन है कि मैं रिवाइज रिटर्न करूं। तो ये मेरे को दिखा रहा है कि आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हो क्या, लेकिन आपके केस में क्या होगा, आप बिफोर ड्यू डेट मींस 31 जुलाई 2022 से पहले आप रिटर्न फाइल कर रहे हो 31 मार्च 2022 तक का, तो आपको भरना पड़ेगा 139, यहाँ पे 1 में टिक करना पड़ेगा। और मेरे वाले केस में ये रिवाइज रिटर्न पे ऑटोमेटिक टिक आ रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न ऑलरेडी भर चुका हूं मैं। यहाँ पे मेरा दिखा रहा है डेट ऑफ फाइलिंग, जो मैंने भरा था उस डेट का दिखा रहा है, लेकिन आपके केस में ये नहीं होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप न्यू रिजिम में जा रहे हो क्या 115 बीएससी, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है कि आपको 115 बीएससी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको अच्छा लगता है तो आपको यस करो यहाँ पे, और यदि आपको
वो सही नहीं है, पुराने वाले में ही कर रहे हो, तो आप इधर नो करके रखो। मेरे वाले केस में मैंने नो करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल अकाउंट मीन्स आपका जो भी बैंक डिटेल है वो आपको भर देना है। मैंने यहाँ पे 3 अकाउंट डिटेल मेरा भर के रखा है। यहाँ पे यदि आपको कोई और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर सकते हो। देखो ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर दे देना है, यहाँ पे आपको वही सेम बैंक अकाउंट नंबर दे देना है। यहाँ पे अकाउंट टाइप कौन सा है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, वो डाल देना है। यदि आपका अकाउंट प्राइमरी या ज्वाइंट है तो इन दोनों में से प्राइमरी है तो प्राइमरी पे टिक लगाओ, ज्वाइंट है तो ज्वाइंट पे टिक लगाओ। यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड डाल देना है तो ऑटोमेटिक आपका बैंक ब्रांच और बैंक नेम आ जाएगा, ठीक है। मेरे वाले केस में मेरे को ऐड नहीं करना है तो मैंने केवल आपको जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है, ठीक है। ये हो गया मेरा, यहाँ पे हो जाता है अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन में पूरा हो जाता है। तो मैं कंफर्म करके आगे बढ़ता हूं इसको। अब हमारे पास में ये मेरा लॉक हो गया फर्स्ट वाला। अब मेरे को जाना है, दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास में ग्रॉस टोटल इनकम का। ग्रॉस टोटल इनकम वाले पे क्लिक किया तो हमारे पास में इसने पूछा है कि आप कोई एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो क्या, ट्रैवल और टूर वगैरह का। तो यहाँ पे यस कर दो। आपका कोई जैसे आपका कंपनी की तरफ से आप कोई ट्रैवल वगैरह पे कोई खर्चा किया है तो यहाँ पे यस कर दो और उसमें अमाउंट भर दो। यस करोगे तो यहाँ पे अमाउंट भरना पड़ेगा, ठीक है। और नो करोगे तो आप, यदि आपका नहीं है तो नो करना पड़ेगा। सेकंड आपका ये सारे पूछ आपसे ही पूछेगा भी आप ये सब आपके केस में है क्या, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस या कंपेंसेटरी अलाउंस या पोस्टल अलाउंस यदि आपके केस में है तो आप इधर यस करो और यहाँ पे आपका अमाउंट डाल दो जितना एग्जाम्पशन है आपका। पोस्टल का या चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस आपका कुछ है तो यहाँ पे अमाउंट डाल दो, और यदि नहीं है तो आप इसको इजीली नो कर सकते हो। यहाँ पे आपका हाउस रेंट अलाउंस, यदि आपका हाउस रेंट अलाउंस कुछ अमाउंट है तो यहाँ पे ये फॉर्म 16A से आप फॉर्म 16 से देख सकते हो, ठीक है। आपका फॉर्म 16 आपको आपका एम्प्लॉयर देगा, उससे आप इधर देख के भर सकते हो कि आपका कितना एग्जाम्पशन का अमाउंट था। यहाँ पे भर दो, यदि कुछ है तो भर दो, नहीं तो सीधा नो। यहाँ पे LTA मतलब लीव ट्रेवल अलाउंस, यदि आपका कुछ है तो यहाँ पे वही फॉर्म 16 से आप देख के यहाँ पे अमाउंट भर दो। यदि आपका कुछ नहीं है तो नो कर दो। एनी अदर कोई एग्जाम्पशन है सैलरी हेड से रिलेटेड तो यहाँ पे यस करके, और कौन सा टाइप का एग्जाम्पशन आपको ये आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कोई रेम्यूनरेशन ऑफिशियल वॉच का हाई कमीशन का है, या 10/7 का प्रिक्विजिट वगैरह कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप, या डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी है आपका। तो जो जो आपका है वो सब आपको यहाँ पे टिक करते जाना और यहाँ पे अमाउंट डालते जाना है। लेकिन आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप नो करके इसको कंटिन्यू, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि आपका सैलरी इनकम कितना है। यहाँ पे आप कर लो इसको एडिट। यहाँ पे आपको देना है कि आपका कितना इनकम है, जो आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ है कि एज पर सेक्शन 17(1) आपका इनकम कितना है वो यहाँ पे डाल देना है। आपका कोई प्रिक्विजिट है तो वो यहाँ पे डाल देना आपका 17(2) जो आपको फॉर्म 16 में दिया रहेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको भरने के लिए। या AIS से भी ले सकते हो, एनुअल इंफॉर्मेशन से भी आपका ये मिल सकता है। या फिर कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मीन्स आपको कोई लिव इनकैशमेंट वगैरह कुछ मिला है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जो आपके फॉर्म 16 में आपको एम्प्लॉयर फॉर्म 16 देगा ना उसमें ये सब चीजें रहेगी। तो उस सबको देख देख के इतना तो आप, यदि आप ITR भरने के लिए बैठ रहे हो तो इसका मतलब आपको इतना तो नॉलेज है कि उस चीज को आप देख लो कि ये क्या लिखा हुआ और उसके सामने का अमाउंट इसके सामने भरते जाओ। फिर उसके बाद में आपको पूछा है कि आप कौन से कंट्री के हो, तो आपका कंट्री कौन सा भैया, आपका इंडिया कंट्री रहेगा। आप अमेरिका के तो हो नहीं, ठीक है। तो आप इंडिया के हो तो आपको ये दे देना है यहाँ पे।
या ठीक है, ये नहीं आ रहा था, मैंने डिलीट कर दिया। 89A का कोई अदर कंट्री के अंदर आपका कोई एग्जामेशन वगैरह मिल रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह मिल रहा है, 89A के अंदर आपका कुछ रहता है तो वो यहाँ पे डाल दो। फिर यहाँ पे एग्जामेशन का आपका लिव इन केस, लिव ट्रैवल कंसेशन है, रेमुनरेशन रिसीव्ड, वही जो मैंने बताया था वो यहाँ पे आता जाएगा और यहाँ पे आपका अमाउंट डाल देना आप। और यदि आपको और भी, जैसे एक हो गया आपका HRA हो गया, सपोज करो आपका लिव ट्रैवल कंसेशन हो गया, आपने इधर डाल दिया 5,000 रुपए, आपका और भी है, और कोई एग्जामेशन है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लो और जितना एग्जामेशन है वो सारे डालते जाओ। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, आपको फॉर्म 16 में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी पहले बताया था, वो यस नो करने वाले वो सारे इधर देखो, ये सारे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से देख के और जो आपका एग्जामेशन है उस पर टिक करो। यहाँ पे जैसे मैंने ये किया, सपोज करो मैंने ये किया, यहाँ पे कितना अमाउंट था फॉर्म 16 में देख लो, 6,000 था सपोज करो, तो ऐसे करके ये आ जाएगा। मेरे वाले केस में कुछ भी नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने केवल समझाने के पर्पज से आपको बताया है। सपोज करो यहाँ पे मेरा 5,02,000 था और मेरे को कोई प्रीक्विजिट मिल रही है 45,000 की, 40,000 की, जैसे कि मेरे को मिला है कोई रहने के लिए घर मिला, एकोमोडेशन टाइप की प्रीक्विजिट मिली है तो वो मैंने डाल दिया। फिर मेरे को कोई लिव इन कैशमेंट मिला 32,000 रुपए, तो मेरा टोटल सैलरी कितना आ गया 5,70,000। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मीन्स किसी का भी सैलरी इनकम हो उसको 50,000 का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है और मैं यहाँ पे सेव करा के आ जाऊंगा। और मेरा प्रोफेशनल जो टैक्स होता है जो 2,500 रुपए कटता है, आपको ध्यान होना चाहिए, जो कि 2,500 है, मैंने सेव करवाया सपोज करो। अब यहाँ पे मेरा आ गया सैलरी का इनकम। अब यहाँ पे सपोज करो मेरे को कोई हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्रेकअप देना है। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या ब्रेकअप होएगा इसमें केवल आपका जो आपने 24A के अंदर आपका इंटरेस्ट वगैरह गया होगा वो आएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड मैंने किया तो मेरा मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना है, कोई कैपिटलाइजेशन है तो वो ठीक है, सारा का सारा इंटरेस्ट, जैसे सपोज करो मैंने 2,40,000 का इंटरेस्ट पे किया था तो मेरे को कितना डिडक्शन मिलने वाला है, लास्ट 2 लाख रुपए, मैक्सिमम मेरा कितना कितना हो सकता है 2,40,000 रुपए। तो यहाँ पे ऐड हो गया, ये मैं 2,40,000 रुपए भर भी नहीं सकता, मेरे को केवल 2,000 रुपए ही भरना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, टाइम दे रहा है ना थोड़ा। अब यहाँ पे मेरा जो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट का है या डिपॉजिट का है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। यदि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा रॉन्ग है तो आप इसको ऐड करके भी कर सकते हो, ऐड और कर सकते हो यदि आपका कोई और भी इनकम है तो, ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, केवल आपको वेरीफाई कराना रहेगा। ये आपका हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। यदि आपका कोई एग्जम्पशन है जो कि ऊपर कवर नहीं हुआ है वो सारा इधर ऐड कर देना है आपको एग्जम्पशन टाइप देखना है। एग्रीकल्चर इनकम है, यदि आपका लेस देन या इक्वल टू 5,000 या कोई गवर्नमेंट कंपेंसेशन वगैरह है तो आपको ये सब देख लेना है और अमाउंट इधर डाल देना है। लेकिन आप मेरे केस में ये नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा डिडक्शन कैसे है, ये मैं यहाँ पे कंफर्म करके आऊंगा। हाँ, हमारा 2 कंप्लीट, थर्ड हमारा डिडक्शन। अब डिडक्शन में ये पूछ रहा है कि आपने डोनेशन किया था क्या, तो यदि डोनेशन किया है तो यस कर देना। यस करोगे तो आपको पूछेगा कि कौन सा 80G का, तो आपको शेड्यूल 80G का
करना पड़ेगा। यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में किया है तो यहाँ पे यस कर देना, लेकिन मेरे वाले में नो है तो नो रहेगा। ठीक है, यदि आपका इन सब में से कोई भी, जैसे 80GG का कोई डिडक्शन है या फिर कोई आपका एफडी वगैरह है, 5 ईयर से ज्यादा का एफडी है या इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पेमेंट है, तो आप यस कर दोगे यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे। सपोज करो मेरा 1.5 लाख रुपए का 1,70,000 का है, एफडीआर किया मैंने सपोज करो। आपका 80CCD जो कि आप देखोगे आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वगैरह रहता है, जो कि पेंशन स्कीम रहता है, उसके अंदर यदि कुछ किया हुआ है तो यस करके और अमाउंट भर देना। मेरे वाले केस में नहीं है तो नो। यदि 80D आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखा है खुद का या अपने पेरेंट्स का या अपने बच्चों का, तो आप इधर डाल सकते हो यस करके। यहाँ पे अमाउंट आपको नीचे भरने को मिलेगा वो भर देना, लेकिन मेरे वाले केस में नो है तो मैं नो कर देता हूँ। 80E का आपका कोई एजुकेशन लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो आप इधर यस करोगे। यस करने के बाद में आपको अमाउंट पूछेगा कि कितना इंटरेस्ट पेड किया एजुकेशन उस पर, क्योंकि किस चीज का डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे नो किया क्योंकि मेरा नहीं था। अभी यहाँ पे पूछेगा कि आपका TTA से रिलेटेड मींस आपका सेविंग अकाउंट पे आपको यदि 10,000 से आपका इंटरेस्ट 10,000 से आपको कम मिला है तो आपको 10,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। जितना भी इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है उसका 10,000 का आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो मैंने बोला यस, मेरे को मिला था इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे यस करके आओ। कोई क्लेम कर रहे हो आप डिडक्शन तो वो यहाँ पे यस कर दो, नहीं तो नो जाने दो। अब मेरे को डिडक्शन में दिखाएगा कि ये चीजें आपने सेलेक्ट की थी और इसी में आपको, क्योंकि जिसमें आपको जो डिडक्शन आपके पास में है वही सब फिगर भरना है आपको। टोटल डिडक्शन मेरा क्या आ गया 1,50,000। यहाँ पे मैं कंफर्म करके आऊंगा। मैंने कंफर्म किया तो मेरा डिडक्शन वाला भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मेरा टैक्स पेड 0 है। यदि मेरा कोई TDS वगैरह भरा रहता तो ये यहाँ पे आ जाता। यहाँ पे TDS यदि एम्प्लॉयर ने काटा होता सैलरी पे तो यहाँ पे आ जाता वो अमाउंट। यदि क्या बोलते हैं सैलरी के अलावा कोई डिडक्शन होता तो वहां पे आ जाता। कोई TCS होता तो वो आ जाता। यदि मैंने एडवांस टैक्स भरा होता तो डिटेल यहाँ पे आ जाती। तो मेरा कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो मैंने टोटल टैक्स कुछ भरा ही नहीं है तो मैंने बोला 0 करेक्ट है, मैंने बोला कंफर्म। अब ये मेरे को नीचे दिखाएगा कि आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या होती है कि जितना मेरा टैक्स बनता है, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, जितना मेरा टैक्स आता वो यहाँ पे आ जाता। फिर मेरे को 87A का जो रिबेट 12,500 का मिलना था वो यहाँ पे आ जाता। रिबेट मिलने के बाद में जो मेरा टैक्स पेबल होता वो अमाउंट यहाँ पे आता था। उसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड हो जाता और टोटल टैक्स एंड सेस यहाँ पे अमाउंट आता। यहाँ में से मेरे को 89 का कोई ग्रेचुटी वगैरह पे कोई रिलीफ रहता वो यहाँ पे आ जाता, वो अमाउंट यहाँ पे दिखता था मेरा। और यदि मैंने लेट फाइलिंग किया है तो 234 का मेरे को इंटरेस्ट ए का इंटरेस्ट लगता है वो आ जाता। यदि मैंने एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स भरने में कोई डिले किया है तो मैंने यहाँ पे 234 में 31 मार्च 2022 के बाद मेरा कोई लायबिलिटी बचता है इसका मतलब मैंने शॉर्टफॉल किया है तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आ जाता। यदि मेरा इंस्टॉलमेंट जो 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स भरना रहता है, यदि वो मैंने कम भरा है या शॉर्टफॉल किया है मीन्स मैंने कम भरा है या मैंने भरा ही नहीं है जो कि भरना चाहिए था, तो उस पर इंटरेस्ट आता वो 234C में आ जाता। और यदि मैंने लेट फाइलिंग किया है तो उसका पेनल्टी मेरे को 234 में आ जाता, 234F में आ जाता। ऐसे करके मेरा टोटल इंटरेस्ट एंड फीस यहाँ पे दिखाता और जो ऊपर टैक्स आया प्लस उसमें इंटरेस्ट प्लस उसमें फीस, ये टोटल करके यहाँ पे अमाउंट आ जाता। मेरे वाले केस में 0 है। यदि आपके केस में कुछ रहेगा तो वो एक अलग बात है। तो ये कंफर्म हो गया। अब मेरे को ये पूछेगा कि भैया आप ना एक काम करो इसको चेक कर लो, तो प्रोसीड कराना पड़ जाता मेरे को। यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ
प्रोसीड करने के बाद में मेरे को ऑप्शन पूछता है सबमिट, और आप किसके थ्रू सबमिट कर रहे हो, आप आधार कार्ड के ओटीपी के थ्रू कर रहे हो या आप बैंक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ओटीपी लेके वैसे करोगे, या फिर आप बिना ओटीपी और अभी तो केवल सबमिट कर रहे हो, आप आईटीआर का साइन करके कॉपी भेजने वाले हो बेंगलोर के एड्रेस पे, तो वैसे ये सब ऑप्शन आता है। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो ITR 1 के लिए। मैंने कोशिश किया है कि आपको 110% मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए कि ये चीज मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपना ITR 1 कंप्लीट होता है, ऐसे ही बने रहिए। GSTR 1 के लिए, GSTR 3B के लिए जल्दी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड कलीग्स के साथ में भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।